हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं और बढ़िया से तैयारी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है अधिगम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, अधिगम से रिलेटेड। अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके नियम क्या हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो क्यों ना आज इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लिया जाए कि इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आपका सारा डाउट क्लियर कराऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अधिगम को इतने प्यार से समझा दूंगा कि आपको अधिगम कभी भूलेगा ही नहीं, और इसमें से जो भी प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी टॉपिक क्लियर करा दिए थे, उसी के बाद का ये अगला टॉपिक है कि अधिगम। अधिगम क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। सबसे पहले समझिए, अधिगम किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, अधिगम माने होता है सीखना। अधिगम को क्या कहते हैं? सीखना, यानी लर्निंग। आप जब जन्म लेते हैं ना, इंसान एक छोटा सा बच्चा था, जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद से वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। आप ना चाहते हुए कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप घर में बैठे हैं, आपके सामने कोई न कुछ एक्टिविटी हो रही है, आप देख रहे हो और कुछ न कुछ सीख ही रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा सीखना सिर्फ कल तक है, कल के बाद हम सीखना उखना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सीखने का मतलब यही होता है, जो अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसी तरीके से विकास, डेवलपमेंट भी ऐसा ही होता है। विकास भी जीवन पर्यंत चलता है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो विकास है आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरीके से अधिगम भी क्या है, ये आपके जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक आप मृत्यु पर्यंत पर न चले जाएं। मृत्यु पर्यंत मतलब लास्ट स्टेज, तो तब तक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यही होता है अधिगम। ये तो हो गई हमने समझाने वाली बात। तो क्या परीक्षा में कैसा आएगा, हमको तो ये जानना है कि अधिगम जो है परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं भैया, जल्दी से कलर चेंज कर लेते हैं इसको एक बार। चलो आ जाओ भाई, कलर वाले भैया, हो गया। तो आपको हम बता रहे हैं कि अधिगम क्या होता है। देखिए, मीनिंग ऑफ लर्निंग, स्किनर क्या कहते हैं। अधिगम की जानते हैं परिभाषा? आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई न कोई मनोवैज्ञानिक का सहारा लेके। ये नहीं पूछेगा कि आप क्या सोचते हैं अधिगम को लेकर। ये तो आपको जानना ज़रूरी है, एक कॉमन सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि लर्निंग होती क्या है। लेकिन एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछेगा वो पूछेगा कि स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या होता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या होता है। मतलब इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए हम सभी का परिभाषा और जो इनके स्टेटमेंट हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, स्किनर जी का क्या कहना है। स्किनर के बारे में वैसे आप लोग ये जान लो, इनका एक सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसमें इन्होंने पूरे अधिगम को किस तरीके से डिफाइन किया है, जब मैं इनकी आपको डिफिनीशन और इनकी जो सिद्धांत है जब बताना स्टार्ट करूँगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये जानिए, स्किनर ने ये कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों आप लोग नोट कर लेना। वैसे आप लोग ये जानते हो, मैंने जितनी भी पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे मैंने कल प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके चेक करेंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज जो नया टॉपिक है इसमें आपको ये समझना है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य क्या होता है। उत्तरोत्तर सामंजस्य मतलब कहने का ये है कि आप किसी के साथ किसी प्रकार का भी व्यवहार करते हैं, उसके बाद उसी के अनुसार ढल जाते हैं, सामंजस्य कर लेते हैं। सामंजस्य मतलब मेल जोल। तो सीखना क्या होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगर ये पूछता है, याद रखिए ये स्टेटमेंट स्किनर का है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर बात करें
नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। नवीन ज्ञान मतलब नए ज्ञान, और नवीन प्रतिक्रिया नए नए क्रियाकलाप, नए नए रिएक्शंस, जब दोनों एक साथ हम प्राप्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को सीखना कहा गया है। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, तो वुडवर्थ की ये डिफिनीशन भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं, सीखने के बारे में इनकी क्या राय है? तो ये समझिए, इनका ये कहना था कि जो सीखना है वो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या कहना था? सीखना जो है आपकी हैबिट, आपका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, और आपका ज्ञान कितना है, आपकी अभिवृत्ति कितनी है, इन्हीं सभी का अर्जन। ठीक है, मतलब कि जब आपकी आदत में परिवर्तन आ रहा है, आप हर दिन कुछ नया नया चीज़ सीख रहे हैं, तो यही सब सीखना होता है। वैसे एग्ज़ाम में यही पूछेगा आपसे, इसका मतलब नहीं पूछेगा, सीधे आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए क्रो एंड क्रो ने, या फिर ये कह देगा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन दे देगा क्रो एंड क्रो, तो आप क्रो एंड क्रो लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। आते हैं अगला, गेट्स। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अधिगम क्या होता है, इनकी परिभाषा जान लीजिए। इनका ये कहना था, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? गेट्स एवं अन्य के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रमुख परिभाषाएं हैं अधिगम का, जो अधिगम की मीनिंग है, अधिगम का जो अर्थ है, इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ और बचे हैं दो ठो, इनको भी देख लेते हैं। ये सब छुटपुट वाले हैं। छुटपुट मतलब जो दो चार ठो रह जाते हैं ना बाद वाले, तो ये रहे, इनसे भी पूछ लेता है कभी कभी। एग्जामिनर सोचता है कि पियाजे, कोहलबर, वाइगोस्की और ये स्किनर तो सब लोग याद ही कर लिए हैं गेट, तो चलो कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक को निकालते हैं जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, जैसे क्रॉनबेक से पूछ लेगा, क्रॉनबेक के अनुसार सीखना क्या होता है, इनसे एक डिफिनीशन पूछ लेगा। तो ये होता है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, तो याद रखिएगा, ये है क्रॉनबेक का स्टेटमेंट। अगला, मॉर्गन एवं गिलीलैंड। मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने ये कहा था कि सीखना जो होता है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी के द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये स्टेटमेंट था आपके मॉर्गन एवं गिलीलैंड का। समझ गए? तो ये सब डिफिनीशंस है दोस्तों, याद कर लेना, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि अधिगम क्या होता है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया अधिगम से रिलेटेड। अधिगम क्या होता है, पहले इसकी हम लोग परिभाषा जान लिए। इन्हीं मनोवैज्ञानिक से प्रश्न पूछेगा। अब हमें ये जानना है कि क्वालिटी क्यों पढ़ते हैं, ये होता क्या है, मतलब कि हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, ऐसी क्या खास बातें होती हैं अधिगम में, तो उन विशेषताओं से भी प्रश्न बनेगा। तो विशेषताओं को भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। जैसे कि अगर बात करें अधिगम की, देखिए कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटी क्या होती है, कि अधिगम जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कभी रुकेगा नहीं, यानी जो आप सीख रहे हैं, चाहे आप कलम तोड़ना सीख रहे हैं, चाहे आप खाना खाना सीख रहे हैं, या पेंसिल छीलना सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। जीवन में अगर आप खाली बैठे हैं तो शांत रहना सीख रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, यही होता है अधिगम। तो ये जीवन भर चलता रहता है। अधिगम एक परिवर्तन है। इसे एक परिवर्तन के रूप में क्यों कहा गया है? अधिगम का मतलब ये है कि आपने अभी मान लो कुछ नहीं सीखा अभी, लेकिन जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बता दी कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो आपके अंदर परिवर्तन आया कि इस काम को हाँ मैं अब ऐसे कर सकता हूँ। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं, आपके काम करने का तरीका बदला ना, वही होता है परिवर्तन। अधिगम के द्वारा आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये इसका एक स्वभाव होता है, अधिगम का ही पार्ट है। अगली इसकी जो विशेषता होती है, इनसे प्रश्न पूछेगा कि अधिगम एक परिवर्तन है, ये किसकी विशेषता है अधिगम की। ठीक है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है कि ऐसा नहीं होता कि अधिगम सिर्फ एक स्थान पे होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा।
ऑल इंडिया, पूरे संसार में हर जगह ये है, व्याप्त है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। आपके पास जितने अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसी का एक निचोड़ होता है अधिगम। आपके पास जितना ज़्यादा अनुभव होता जाता है, आपकी लर्निंग उतनी स्ट्रांग होती जाती है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। हम जब भी कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमारा एक टारगेट फिक्स होता है कि हम अगर इस काम को अगर कर लेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें ये उपलब्धि मिल जाएगी। तो इसका हमेशा क्या होता है, उद्देश्य होता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है, इसकी विशेषता है। अधिगम को बहुत ही शांति से, एकदम अच्छे से समझा जाता है, देखा जाता है, विवेकपूर्ण होता है, ठीक है। और अधिगम जो होता है सक्रिय है, यानी एक्टिव। अधिगम जो होता है वो सक्रिय होता है, यानी कि इसे निष्क्रिय नहीं कहा जाता। जब आप हमेशा बैठे हैं, कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप एक सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ें तो ये सारी हो गई। अब देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से अधिगम में बदलाव आता है, अधिगम में चेंजेस आते हैं। जैसे बात करें फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि अगर देखो विद्यार्थियों से संबंधित कारक, विद्यार्थियों से संबंधित देखो दो तरीके से होता है। एक विद्यार्थी से संबंधित होगा, एक किससे होगा, अध्यापक, ठीक है। विद्यार्थी से संबंधित कारक यानी कि जो ऐसा अधिगम जो विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है वो कौन कौन सा है। जैसे कि बात करें, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया। पहला है आकांक्षा का स्तर, दूसरा है संवेगात्मक स्थिति, तीसरा है निष्पत्ति, चौथा सीखने की इच्छा। ये सभी कारक जो होते हैं दोस्तों, ये विद्यार्थियों से संबंधित है। लेकिन हमको जानना ये है कि ये होता क्या है। आकांक्षा का स्तर मतलब क्या है। आकांक्षा का स्तर का मतलब ये है कि आपकी कितनी जानने की इच्छा है। आपकी जानने की इच्छा नहीं होगी तो मैं आपको बहुत सिखाना चाहूँगा, आप नहीं सीखोगे। तो ये आकांक्षा का स्तर हमें पहले जानना होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा किस चीज़ में सीखना चाहता है, ये चीज़ हमें पहले जानना होता है। फिर ये जानना है कि संवेगात्मक स्थिति कैसी है, वो कितना एग्रेसिव है, बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, बहुत ही उसका नेचर कैसा, संवेग कैसे हैं, उसके आधार पे हम उसको लर्निंग कराते हैं। वो भी क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये भी इसका एक कारक है। निष्पत्ति मतलब होता है किसी चीज़ के निष्कर्ष पे निकलना। हमने कोई चीज़ काम किया और हमें ये पता चल गया इस काम को करने का यह परिणाम होगा, ठीक है, उसका निष्कर्ष यह निकलेगा, निष्पत्ति आती है। तो यह जो हो गया आपका निष्पत्ति, क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में काउंट होती है। सीखने की इच्छा, वही मैंने बताया। इच्छा का मतलब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, तो भी क्या होगा, आप नहीं सीखेंगे। तो ये सभी क्या हैं, आपके अधिगम से जुड़े हुए कारक हैं। इनसे एक प्रश्न पूछ लेगा कि सीखने की इच्छा यह किसका कारक है और किससे संबंधित है। तो विद्यार्थियों से संबंधित कारक है अधिगम का, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई कारक आपका विद्यार्थी से संबंधित। अध्यापक से संबंधित, अब अध्यापक को कैसे प्रभावित करेगा, वो सब तो विद्यार्थियों को प्रभावित कर दिया वो सारे कारक। अब ये आपके अध्यापक को भी प्रभावित करेगा। अध्यापक भी तो लर्निंग करता है, लर्निंग करेगा तभी सिखाएगा। जैसे कि बात करें विषय का ज्ञान, अध्यापक का व्यवहार, शिक्षण की विधियां और सिखाने की इच्छा, ये सभी जो कारक हैं ये अध्यापक से संबंधित कारक हैं। लर्निंग करा रहा है, अब देखो बच्चा लर्निंग कर रहा है यानी सीख रहा है, और शिक्षक क्या कर रहा है, सिखा रहा है। तो सिखाने के लिए भी तो कला चाहिए, तभी तो सिखा पाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। पहली बात ये समझिए, अगर शिक्षक को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ाएगा, तो ये भी उसके अधिगम से रिलेटेड है। अध्यापक का व्यवहार, अच्छा व्यवहार होगा तभी तो बच्चे अपने व्यवहार में उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। गुड बिहेवियर होगा, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और उससे भी सीखेंगे। तो ये हो गया। शिक्षण की विधि, अगर अच्छी अच्छी विधि नहीं यूज़ करेंगे कि कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो उसको कैसे पढ़ाया जाए, किस विधि का प्रयोग करें, तो ये शिक्षण विधियों में आता है ना। और सिखाने की इच्छा, जब तक आप सीखने वाले की इच्छा के साथ साथ सिखाने वाले की इच्छा भी होना ज़रूरी है। सीखने वाले का बहुत मन है कि आज हम ये सीख लें वो सीख लें,
लेकिन सिखाने वाला ही नीरस बैठा है, एकदम डाउन हो गया है कि सोचते क्या पढ़ाएं आज हम लोग, एकदम बच्चों को एकदम ढल हो गया है। तो फिर वहाँ पे भी वो क्या है, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि अध्यापक के अंदर भी क्या हो, सिखाने की इच्छा जागृत हो, तभी तो वो पढ़ा पाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे कारक जो हैं आपके अध्यापक से संबंधित हैं, तो इनसे प्रश्न अगर बनता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। तीसरा नंबर भी आता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक भी बच्चों को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर बात करें विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस पे उस पे आते हैं, जो कहते हैं ना पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। विषय वस्तु की, अगर विषय वस्तु बहुत कठिन है, लेंदी है, कक्षा 2 का बालक है, उसको कक्षा 3 का सिलेबस दे दें तो क्या पढ़ पाएगा क्या। तो ये भी अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अच्छा सिलेबस होगा, उसकी रुचि के अनुसार सिलेबस होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। अगला, जीवन से संबंधित उदाहरण बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। छोटे बच्चे जो होते हैं या कोई भी हो, अगर हम आपको आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, जैसे कोई उदाहरण दे रहे हैं और हम आपको बताएं कि मान लो कि तुम उस जगह जाते हो और ऐसा ऐसा हो गया, तब आप क्या करोगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपके उस उदाहरण को आपके जीवन से जोड़कर पढ़ा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को स्वयं से अनुभव करके सीखते हैं ना, तो वह ज्ञान जो होता है बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। तो हमें जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन से संबंधित जो भी हैं, उससे उदाहरण बच्चों को प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे कि अधिगम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक। विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर, ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि विभिन्न विषयों में जो कठिनाई का स्तर होता है वो क्या होता है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर दूं। मान लो मैथ है, क्या है, मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, बहुत सारे सब्जेक्ट। मैं अभी 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मान लो 3 सब्जेक्ट मैं अभी ले लिया। ठीक। अब हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चे को मान लो मैथ समझ में नहीं आ रही है, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मान लो उसको हिंदी समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने एक कल्पना किया कि बच्चे को जो है हिंदी समझ में आ रही है लेकिन मैथ और इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि कठिनाई का स्तर यहाँ पे कैसे प्रभावित कर रहा है। देखो, हो सकता है बच्चे को मैथ में अभी बेसिक ना पता हो, जोड़ घटाना, गुणा भाग दशमलव, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, इसीलिए वो जो है उसको नहीं सीख पा रहा है। दूसरा, इंग्लिश, हो सकता है उसकी जो मातृभाषा है वो इंग्लिश ना हो कि हिंदी रही हो और उसे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, इसलिए इंग्लिश उसे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हिंदी जो उसको समझ में आ रही है, रीज़न ये हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो पूर्ण रूप से हिंदी पे आधारित है। तो हिंदी में जब भी हम वार्ता करते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। तो एक रीज़न ये हुआ। तो हमें करना ये है कि जो कठिनाई का स्तर है, विभिन्न विषयों की जो कठिनाई का स्तर है, उसे नियंत्रित करना है। बच्चे को 2+2 अगर नहीं आ रहा है तो 2+2 को हम एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, उसकी जगह पे हम उसको a+b का होल स्क्वायर नहीं पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले यही देखना है कि बच्ची का बेसिक कहाँ कमज़ोर है। कठिनाई स्तर को एक समान रूप से लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं और बहुत ज़्यादा सरल नहीं, सभी को समान रूप से लेकर चलना है। तो ये सभी जो होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। अगला देखिए, वातावरण से संबंधित कारक, ये कुछ अन्य कारक हैं, मतलब इनसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। वातावरण कैसे प्रभावित करता है अधिगम को, ये भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर बात करें फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण और भौतिक वातावरण और सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण, ये क्या होता है और ये अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा भाई। चलो इसको भी समझ लो जल्दी से, एक प्रश्न आ गया तो आप लोग कर लो, जाओ। ठीक है, पारिवारिक वातावरण का मतलब ये है कि घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में कलह, द्वेष और बहुत सारी चीज़ें मची हुई हैं, जिससे बच्चा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। कक्षा में जो घर है, घर में क्या है, अच्छा माहौल नहीं है, है ना। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं,
और जायदाद को लेकर लड़ाई हो रही है और बच्चा घर में बैठा यही सब देख रहा है, तब क्या वो सीखेगा? उसका विकास अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा परिवेश मिलेगा तो बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। तो ये पारिवारिक वातावरण में ये सारी चीज़ें आती हैं। भौतिक वातावरण क्या होता है? ये तो परिवार की बात हो गई। भौतिक मतलब कि आपके सामने का जो परिवेश है, आप सामने प्रत्यक्ष रूप से कैसी चीज़ों को देखते हैं। भौतिक मतलब जो इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं वो सभी भौतिक रूप से विद्यमान हैं। जैसे कि मान लो कि आपके लिए पुस्तक की बात करें, एक किताब आपको मैं अच्छी सी किताब अगर मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एक मैं आपको किताब दे रहा हूँ, तो किताब एक कैसी वस्तु है? तो किताब आपकी एक भौतिक वस्तु है जिसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप हमसे अभी देखिए जुड़े हुए हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो ये भी क्या है, एक भौतिक वस्तु है, ठीक है। भौतिक मतलब जिसे कि हम सामने से देख पा रहे हैं, जो चीज़ हमारे संसार में व्याप्त है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ये भौतिक वस्तुएं हो गई, ठीक। तो इसके माध्यम से भी अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो यही सब है। और सामाजिक एवं संवेगात्मक कारक क्या होता है? सामाजिक मतलब सोशल। सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी होता है कि समाज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका आस पास पड़ोस जहाँ आप रहते हैं, निवास करते हैं, आपके मोहल्ले में बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, जो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे का नुकसान करने के लिए कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। कि उसकी गाड़ी खड़ी है तो टायर पंचर कर दिए, घर के बाहर ले जाके कुछ न कुछ फेंक दिए और गेट पीट के भाग जा रहे हैं। कुछ ऐसी प्रकृति वाले अगर आपके मोहल्ले में या कहीं भी रहते हैं, तो अगर समाज में अच्छे लोग नहीं रह रहे हैं तो फिर क्या होगा, तब भी आप अच्छा नहीं सीखेंगे। और समाज अच्छा है, आपके आसपास पड़ोस वाले लोग अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें वहाँ आपको सीखने को मिलेगी। और संवेगात्मक वातावरण का मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा भावनाओं में मत बह जाइए। कोई थोड़ा सा कुछ कह दिया, डांट दिया तो रोना शुरू कर दिए, काहे भैया? देखो, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो दुनिया है ना, इसमें आपको अपने अनुभव के आधार पे चीज़ों को देखना होता है। हर चीज़ इमोशन से नहीं कंट्रोल होती है। हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में सामान्य रहो। कभी भी डरना नहीं है किसी से, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और अपना आत्मविश्वास हमेशा हाई रखो, ऊंचा रखो कि आप कुछ कर सकते हो। मन में ये कॉन्फिडेंस रखो, ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो ये सारी संवेगात्मक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये सभी हो गया वातावरण से रिलेटेड। अब देखिए, एक इसका जो और मतलब इसका लास्ट टॉपिक ही कहेंगे, क्योंकि अधिगम प्रभावित करने वाले कारक में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। जो मैं बता दे रहा हूँ इन्हीं में से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। चलिए, अब देखिए जो आ रहा है आपके सामने, वो ये आ रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं, अन्य एक्स्ट्रा कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक। ये हाँ, ये प्रश्न आता है यहाँ से। शारीरिक कारक की अगर बात करें तो व्यक्ति की शारीरिक अवस्था से संबंधित अनेक बिंदु अधिगम को कम या अधिक स्तर पे प्रभावित करते हैं। जैसे इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे कि आयु होती है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, थकान होती है, विकलांगता होती है, इन सब से भी अधिगम प्रभावित होता है। इनसे भी एक प्रश्न बन जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य क्या अधिगम को प्रभावित करता है? एग्जाम में आएगा। जी हाँ। थकान किसे प्रभावित करता है? अधिगम को। तो ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। कैसे, ये जान लीजिए, हो सकता है इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। आयु कैसे शारीरिक को, जो शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है, और ये अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, ये ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आप अभी 17-18 साल के थे, अब तो उससे ऊपर ही होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सभी की आयु लगभग 20 के ऊपर ही होगी, है ना। तो ये मान के चलिए कि जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चे का जो तार्किक चिंतन है बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत लॉजिकल चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ लेता है, मतलब समझाइए और समझ लेता है। मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन मान लीजिए एक 16 साल के बच्चे का दिमाग और एक 60 साल के वयस्क का दिमाग,
क्या दोनों में अंतर नहीं आएगा? क्या ये जिस गति से सीख रहा है, क्या उसी गति से 60 साल का व्यक्ति भी सीखेगा क्या? असंभव है ना। तो यहाँ आयु मैटर करती है अधिगम में। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो थोड़ा सा मेमोरी जो होती है ना, वो एक्सेप्ट मतलब चीज़ों को बहुत गहराई तक सीखने में थोड़ा सा वो हो जाती है, कमियां आने लगती हैं। ठीक है, तो अंतर यही बताया गया है, आयु भी जो होती है अधिगम को प्रभावित करती है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य। मान लीजिए आपका पढ़ने में तो बहुत मन है लेकिन आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ही बड़ा मैटर होता है अधिगम को प्रभावित करने में। शरीर से आप बहुत ज़्यादा समस्याएं से ग्रसित हैं, तरह तरह की बीमारियां आपको पकड़ ली हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमेशा बुखार, फीवर, है ना, दुनिया भर का कोई ना कोई रोग चला रहता है, वो सब पकड़ ले रहा है। तो इससे भी क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे, वो ऊर्जा नहीं आएगी। तो इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है अधिगम को मजबूत करने के लिए। और थकान बहुत दिन भर बहुत ज़्यादा काम कर लिए, सुबह से शाम तक ऑफिस गए, ऑफिस में ये काम वो काम, दुनिया भर का काम, उसके बाद फिर आप आए घर पे, सोचते हो चलो कुछ पढ़ लिख लिया जाए, तो फिर कहाँ पढ़ाई का मन करता है, थक जाते हो ना, सोचते थोड़ी नींद ले लेते हैं तो अच्छा रहता। तो वही चीज़ें होती है। तो थकान, बहुत ज़्यादा थकान से भी क्या है, आपका अधिगम प्रभावित होता है, सीख नहीं पाओगे। इसलिए कहा यह जाता है कि नींद बहुत ज़रूरी होती है। आप रात में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी से नींद लीजिए, फिर सुबह उठिए, उसके बाद देखिए पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए कितने अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो थकान भी इसमें मैटर करता है। विकलांगता, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो विकलांगता में क्या आता है, जैसे कि कोई श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, या श्रवण और दृष्टि बाधित दोनों तरह के लोग हैं, तो उनमें भी क्या होता है, अधिगम को लेकर समस्याएं आती है। जैसे कि अगर बात करें, किसी को सुनने में समस्या आ रही है, श्रवण बाधित, और शिक्षक कक्षा में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे को सुनाई कम दे रहा है, तो वो सारी बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उससे भी उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में ये सभी चीज़ें आती हैं। समझ में आ गया? बस इससे ज़्यादा और इससे प्रश्न नहीं आएगा। और ये एक मनोवैज्ञानिक कारक में भी थोड़ा सा जल्दी से देख लो। मनोवैज्ञानिक कारक में जैसे कि बुद्धि, आपका इंटरेस्ट, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ये मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से देखा जाता है। माइंड अच्छा है, बुद्धि आपकी अच्छी है तो जल्दी सीखोगे, आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो जल्दी सीखोगे, आप चीज़ों को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो, अभिवृत्ति किस में इंटरेस्ट है, अभिवृत्ति हो गया, अभिक्षमता कितनी योग्यता, तो ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक कारक में आते हैं। तो इसे भी आप लोग जानते रहिएगा, पूछ सकता है एग्जाम। ठीक है, हाँ ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए ये बताइए कि इसको आज हम कंप्लीट करा दें। चलिए, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, इसको कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद फिर हम आपको इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले वीडियो में डिस्कस करा देंगे। चलिए पहले हम ये जानते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। पहले मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार चाहे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए मैं बता देता हूँ कि इनकी विधियाँ क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं अधिगम में। बात करते हैं करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग। करके सीखो, कोई भी काम है ना उसे आप बाय प्रैक्टिकल करोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसे देखने से नहीं आता, उससे आप प्रैक्टिकल करके देखो। जैसे छात्र प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और स्वयं कार्य करके जल्दी सीख जाते हैं, यही यह नियम कहता है। अनुकरण का नियम कहता है कि छात्र शिक्षक के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं का अनुकरण करके सीखता है। शिक्षक जैसे कर रहा है छात्र भी वैसा करने की कोशिश करता है, तो ये हो गया अनुकरण द्वारा सीखना। अगला है परीक्षण करके सीखना। कैसे होगा? इसमें क्या होता है, छात्र आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं।
जैसे बच्चा किताब में गिनती को पढ़ता है और पहली दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं होता, परंतु जब व्यवहारिक में प्रयोग करता है तो वो समझता है कि गिनती की कितनी वैल्यू होती है। पहले हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि चलो 1 2 याद कर लो, तो बच्चा कहता है अरे का सर जी हमको 1 2 याद करा रहे हो, नहीं याद होगा हमसे। और मान लो रट भी लिया, ठीक है, रट भी लेते हैं बच्चे। लेकिन जब हम उनको कहते हैं रीना के पास 5 टॉफ़ी थी और मोहन ने उनसे 3 टॉफ़ी ले ली, अब रीना के पास कितनी टॉफ़ी बची, तब बच्चे को समझ में आता है कि हाँ हमको गिनती पढ़ाई गई थी, अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है ना। तो ये व्यवहारिक जीवन में जब जोड़ देते हैं तब बच्चों को अच्छे से समझ में आने लगता है। निरीक्षण के द्वारा सीखना क्या होता है? छात्र निरीक्षण करके उस वस्तु के बारे में स्थायी ज्ञान जल्दी सीख लेता है। निरीक्षण करेगा मतलब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उसका निरीक्षण करेंगे, तो निरीक्षण करके क्या होगा, आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, है ना, कि वो उसमें क्या कमियां रह गई, कैसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब आ जाते हैं। और इसी में क्या आ जाता है निरीक्षण में, जैसे कि बात करें कि कक्षा में आप बैठे हैं, किसी बच्चे की क्या समस्या है, उस समस्या का जब आप पता लगा लेते हैं तो ये आपके निरीक्षण में आता है और उसी के अनुसार अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं। और अगला जो है सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना। सामूहिक विधि क्या होती है? देखिए ध्यान सुनिएगा इसकी कुल 3 विधि अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं वो 3 होती हैं। एक है वाद विवाद, दूसरा है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, और तीसरा होता है प्रोजेक्ट विधि। ये 3 जो होते हैं प्रमुख विधियां होती हैं जो कि सामूहिक वाद विवाद में या सामूहिक विधियों में आते हैं। सामूहिक विधियों का एक सीधा सा मतलब ये समझिए कि हम लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, समूह में, ठीक, समूह में लेकर बैठे हैं और समूह में लोगों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। जैसे कि बात करें वाद विवाद में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या है कि बच्चों से हम चर्चाएं करते हैं, बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है, उसको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसकी समस्या को हम जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे, और उस आधार पर क्या करते हैं, उस विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आती हैं? वाद विवाद में। जैसे कि प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए अवसर देंगे। भाई आपकी कक्षा है, कक्षा में आप बच्चों को पूछने का अवसर नहीं देंगे तो कैसे सीखेगा बालक, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि कोई भी कक्षा हो, बच्चे चाहे जिस प्रकार के हों, हमें उनको पूरा अवसर देना है कि आपको जो भी समस्या है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उस आधार पर हम उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। विचार गोष्ठी जैसे आप लोग जानते हो ना, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अक्सर जो विद्यालय होते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है, वहाँ इसलिए बुलाया जाता है। आप लोग ये सोचोगे सर जी टीचर्स के साथ में पेरेंट्स को बुलाने का क्या मतलब है, क्या उससे भी कोई लर्निंग का कोई इसका रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। देखिए एक अध्यापक हो सकता है कि सारी बातें अपने बच्चों के बारे में न जानता हो, लेकिन जब उसके माता पिता आते हैं विद्यालय में तो ये बताते हैं कि हमारा बच्चा इस क्षेत्र में घर जाता है, ये कार्य करता है, उसको इसमें इंटरेस्ट है, गेम खेलना पसंद है, ठीक है। तो सभी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो उस इंटरेस्ट के आधार पे भी क्या करता है, शिक्षक योजना बनाता है और पढ़ाने के लिए फिर बच्चों को प्रेरित करता है। तो ये सारी विधियाँ जो होती हैं आप किसी तरीके से आती है, एग्ज़ाम में पूछता है कि सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, और इसमें कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ आती हैं, वो है आपकी वाद विवाद, सम्मेलन या विचार गोष्ठी, और थर्ड एंड लास्ट है आपका प्रोजेक्ट विधि। वैसे प्रोजेक्ट विधि की बात करें, इसमें एक मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इसी को प्रयोजना विधि भी कहा जाता है, ठीक है। किलपैट्रिक जी क्या किए थे, कहते थे बच्चों को जाओ तुम शीशा पे पेंटिंग बना के लाओ और उस पर हमको दिखाना, देखते हैं आप लोगों की पेंटिंग कैसी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोजेक्ट करा दो, और साथ ही हमें क्या करना है, बच्चों को जो अच्छा लग रहा है उस आधार पे हम बच्चों के लिए कार्य निर्धारित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है, और इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। मैंने सारे इसके जितने भी अधिगम की परिभाषा क्या है, इसके कारक क्या थे, इनकी विधियां आगे जो आने वाला है अधिगम का सिद्धांत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और हाँ, मेरी जो एक बात है कि आप लोग नोट्स बनाते जाओ। हो सकता है कि आप लोग ये सब चीज़ें एक बार अभी देख रहे हो, बाद में भूल जाओ, तो काम ये करना है, कॉपी पेन लेकर बैठो, और ये लो मैं स्क्रीन से हट गया, और आप लोग वीडियो को कर लो पॉज, वीडियो पॉज कर लेना और इसको पूरा एकदम नोट कर लेना, ठीक। चलो,
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी बातें हैं और जो आगे का टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम क्लियर करा देंगे। एकदम समझ लीजिए, आराम से पढ़ना है, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अधिगम को मैं इतने आसानी से समझा दूंगा कि आपके मन में किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई संशय रहने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, वो उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।